आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। असल में ये जो वीडियो है, ये पिछली वीडियो जो कि हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स थी उसकी कंटिन्यूटी में बनी है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा था कि हाफ लाइफ क्या होता है, जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि कितनी देर में अपने इनिशियल अमाउंट के आधा रह जाता है तो उतनी देर को हम हाफ लाइफ कहते हैं। जबकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसका न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है, और वो कितना रह जाता है उसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला जो कि हाफ लाइफ की टर्म्स में था वो हमने ये वाला निकाला था। आज हमने एक और तरीका आप कह लें या एक और मेथड कह लें, उसका इस्तेमाल करके हमने देखना है कि कितनी अमाउंट रह जाती है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। अब अगर हम उसके लिए फर्ज करें कि आपके पास ये कोई कोई ना कोई इनिशियल अमाउंट थी और कुछ देर बाद आपके पास इतनी अमाउंट रह गई, और जितनी देर बाद मैं कह रहा हूं, जिस टाइम में वो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो डिके या डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, उस टाइम को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डिसइंटीग्रेट का मतलब या डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि वो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो डिके हो गया दूसरे न्यूक्लियाइज में, या अल्फा बीटा गैमा जो कि हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो गया है। और हम ये कहते हैं कि इनिशियली जो उसकी अमाउंट थी वो एन थी, कैपिटल एन, जबकि कितनी अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुई है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एन से, यानी अमाउंट दैट डिसइंटीग्रेट वो डेल्टा एन है। अब फर्ज करें शुरू में अगर हम कहें कि 10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, ठीक है, और उसमें पहले हाफ लाइफ यानी कितने एक हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया होगा, 5, यानी आधा रह गया होगा फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। और अगर मैं कहूँ 10 की बजाय मैं 20 ले लूँ, तो उसमें भी अगर मैं फर्स्ट एक हाफ लाइफ के बाद देखूँ तो 10 अमाउंट रह गई है, या आप कह लें 10 इंटीग्रेट हो गई है, और 10 इंटीग्रेट हो गई है, यहाँ पे 5 इंटीग्रेट हुई है, डिसइंटीग्रेट सॉरी। तो रह कितनी गई है, 10, और यहाँ पे 5 रहेगी। अब आप देखें तो डिसइंटीग्रेशन जो अमाउंट है वो इस केस में जब 10 अमाउंट थी शुरू में, 10 न्यूक्लियाई थे तो 5 डिसइंटीग्रेट हुए थे, 20 शुरू में अमाउंट थी तो 10 डिसइंटीग्रेट हुए थे, यानी जितनी इनिशियल अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी अमाउंट जो कि डिसइंटीग्रेट है वो भी ज़्यादा होगी। तो वो जो डिसइंटीग्रेट अमाउंट है वो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इनिशियल अमाउंट के, यानी वही बात कि शुरू में जितनी इनिशियल अमाउंट ज़्यादा होगी उस लिहाज से जो अमाउंट डिसइंटीग्रेट होगी वो भी ज़्यादा होगी। जबकि साथ एक माइनस साइन भी आता है जो कि हमें क्या बताता है कि जो आपके पास ये जो अमाउंट आप कह रहे हैं इनिशियल अमाउंट थी वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसको लेके जिसके बारे में मैंने लिखा है नेगेटिव साइन शोज द इनिशियल अमाउंट डिक्रीजेज, यानी इनिशियल अमाउंट डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ हमें नेगेटिव साइन से पता चल रही है। जबकि अगर मैं देखूं कितनी देर में, अगर मैं कहूं कि ज्यादा देर लगा लूं, मैंने 1 घंटे बाद देखना है तो 1 घंटे बाद ज्यादा अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुई होगी, 5 मिनट बाद देखूंगा तो कम अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुई होगी। यानी जितना मैं ये टाइम ज्यादा मतलब ज्यादा देर में देखूंगा, जितना टाइम बढ़ेगा उस लिहाज से जो अमाउंट डिसइंटीग्रेट है वो भी बढ़ेगी, जिसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म और राइटिंग में लिखूं कि जो अमाउंट दैट डिसइंटीग्रेट है वो जिसको डेल एन कह रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डेल्टा टी, टू डेल्टा टाइम सॉरी वो उस टाइम की जिस टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। कौन ज़ाहिर है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया है। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, एक जिसमें टाइम बढ़ने से ये भी बढ़ है, यानी एक प्रोपोर्शनैलिटी सॉरी आ गई है, ये भी एक प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी जिसको वन पहली है उसको वन कह रहा हूँ, जबकि इसको टू कह दूँ, और इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देखे तो वो सेम है, तो मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर लूँ, यानी मैं लिख लूँ कि कंबाइनिंग 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा एन आ गया तो उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, जबकि एन और डेल्टा टी जो है आपके पास ये आ गया, और साथ नेगेटिव साइन भी, ये मैंने यहाँ पर एक कंबाइन फॉर्म लिख दी। अब उसी कंबाइन इक्वेशन को अगर सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को मैं यहाँ पे लेकर आऊँ और इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ, तो हमें पता है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आता है, तो वो यहाँ पर जो कि मैंने सेम एज इट इज ये लिख दिया, इसकी जगह इक्वालिटी माइनस साइन एन डेल्टा टी, लेकिन साथ एक कांस्टेंट लेम्डा लिखा है मैंने, जिसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। और ये डिके कांस्टेंट जो है ये हमें ये बताता है कि कोई भी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, वो कितनी क्विकली, कितनी तेजी के साथ वो डिके कर सकता है, यानी हाउ क्विकली अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अंडरगोज डिके, जिसको यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर नीचे लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ
और मैं ये जो डेल्टा टी है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं। अब याद रखिएगा हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं एक फॉर्म बनाने जा रहा हूं और वो फॉर्म क्या है वो हम देखेंगे आगे जाके। उसके लिए डेल्टा टी को मैं इधर ले आता हूं। क्यों लाया हूं इधर, क्या फ़ायदा होगा, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। अब ये उधर लेकर जाने से एक ये फॉर्म बन गई जो कि बाकी राइट हैंड साइड पे एज इट इज लिखा है, इस डेल्टा टी को उधर ले गए, ये भी एज इट इज लिख लिया। अब इस चीज को मैंने सॉल्व करना है और n की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। अब बज़ाहिर तो इसको देखने से इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मैथ्स का सहारा लेंगे, मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या है कि जब हम टाइम के चेंज के लिहाज से नंबर ऑफ अमाउंट जो कि डिसइंटीग्रेट हुई है वो देखना चाहेंगे। अगर हम ये देखें कि बहुत थोड़े टाइम बाद, यानी फॉर स्मॉल चेंजेस टाइम के लिहाज से, यानी स्मॉल चेंज अगर मैं टाइम के अंदर देखूं तो मैथ हमें ये कहती है कि जो ये डेल्टा है जो कि तब्दीली है, ये फिर हम एक फंक्शन जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास ये जो डेल्टा है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी में, जो कि क्या है, डेरिवेटिव है। यानी आपने क्या करना है कि एन, यानी एन का डेरिवेटिव लेना है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। कब ये पॉसिबल, आपने कैसे कन्वर्ट किया, जब आपने बहुत छोटी चेंजेस टाइम की देखी, यानी आपने लिमिट लगा दी कि टाइम जो है वो अप्रोचेस टू जीरो है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत स्मॉल चेंज है टाइम के अंदर। अब अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो यानी ये अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर है। यानी मैं यहाँ से ये वाली चीज़ उठा के इधर यूँ प्लेस कर सकता हूँ, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। इस वाली वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू डाली है यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू क्यों डाली है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये बराबर है इसके। तो आपके पास ये एक फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म का, इस डेरिवेटिव का हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हम n की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। और वो टोटल मैथ्स है, यानी मैथ के कुछ स्टेप्स हैं। उस मैथ के स्टेप्स को करने के लिए मैं यहाँ पर एक नए स्लाइड पे आ गया हूँ। अब वो करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि जो n वाली टर्म्स हैं वो सारी एक साइड पे ले आते हैं। जैसे अब ये dn है, यानी डेरिवेटिव n है, तो इस n को इसके नीचे ले आता हूँ। तो वो कैसे ले आएंगे, जाहिर है आपके पास ये जो n है इधर आ जाएगा, और इधर आने के बाद ये जो डी टी है ये उस साइड पे चला जाएगा, यानी माइनस लेम्टा हो जाएगा, जो कि पहले से लेम्टा लिखा हुआ है, और यहाँ पर डी टी आ जाएगा जो कि बेसिकली डेरिवेटिव है डी। अब ये फॉर्म मैंने क्यों दे दिया, अब बेसिकली इस फॉर्म को हासिल करने के बाद मैं यहाँ पर एक और मैथ्स का टूल कह लें, या एक प्रॉपर्टी आप कह लें, सॉरी एक फंक्शन कह लें, या इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कह लें, जो कि हम जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, जो कि एक मेथड है मैथ्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इस तरह की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करने के लिए, इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के लिए मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, और यहाँ पर आपके सामने एक इंटीग्रेशन का जो एक साइन होता है यूं करके वो डाल देता हूँ। जाहिर है एक साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने बस इंटीग्रेशन दोनों साइडों पे अप्लाई कर ली। अब इंटीग्रेशन की यहाँ पर हमने कुछ रूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करते हैं और उसके ऊपर रूल लगाते हैं। वो ये एक रूल है इंटीग्रेशन का, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लगेगा। वो रूल ये है कि अगर आप जिस चीज़ के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे अब मैं n के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसको, n को, जिस फंक्शन को आप कर रहे हो, जो कि फंक्शन क्या है, n है, तो इस फंक्शन की अगर पावर 1 हो और ये नीचे यानी डिनोमिनेटर में मौजूद हो, जैसे कि इस केस में n की पावर कुछ नहीं यानी 1 है और ये डिनोमिनेटर में हाली मौजूद है और ऊपर तो dn लिखा हुआ है ना, तो अगर ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन फिर उससे ये सॉल्व हो जाएगा। एक रूल है जो कि कहता है कि आप इसको फिर कैसे लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ n। अब ये एक रूल है जिसके तहत हम इसको यहाँ पर लिख पा रहे हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड तो कर ली, राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं। जब कांस्टेंट की बात हम करते हैं तो रूल ये कहता है इंटीग्रेशन का कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है, यानी उसके ऊपर आप ये कह लें कि एक किस्म का अप्लाई नहीं हो रही चीज़ें, वो बस उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो एक वेरिएबल थोड़ी है, तब्दीली थोड़ी है, वो तो जैसे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं माइनस तो चले साइन है वो तो बाहर आ ही गया ना, साथ लेम्टा जो है वो भी बाहर आ जाएगा और डेल्टा टी अकेले अंदर रह जाएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड उसको तो हमें पता है, हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस सब की जगह लिख लेते हैं।
अब रह गया ये इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में क्या है कि आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि एक रूल लगता है जिसे पावर रूल कहते हैं। क्या अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं यानी वन है, और वन की जगह मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर ज़ीरो। अब टी की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो तो वो वन के बराबर होता है, तो ये इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या है, असल में यहाँ पर अब एक पावर रूल लग रहा है। कैसे पावर रूल लग रहा है, उसको अगर हम इसको थोड़ा ऊपर रखें ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, तो वो पावर रूल ये है कि आपके पास आप क्या करते हो कि इस जो भी जिस फंक्शन की पावर है, कोई भी पावर है, अगर उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, अब टी का डेरिवेटिव वन होता है टी के लिहाज से, यानी जो डेरिवेटिव है टी का, अब टी की पावर ज़ीरो है ना, तो जिसकी पावर ज़ीरो है उसका अगर हम डेरिवेटिव लें और वो यहाँ पर क्या आ रहा है वन, तो यहाँ पे वन एक किस्म का मौजूद है, कुछ नहीं लिखा तो वन तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये डेरिवेटिव मौजूद है। और अगर ऐसा हो तो फिर क्या होता है कि आप इस पूरे फंक्शन को बाहर ले आते हो, यानी आप इसको सॉल्व करके यूं लिख लेते हो, लेकिन कैसे कि आप उस पावर के अंदर एक ऐड कर लेते हो, जैसे आप वन ऐड कर लिया, और उस जो भी ऐड करते हो ये पूरी पावर नीचे भी आप लिख लेते हो, यानी इस पूरी पावर को नीचे लिख दिया, तो ये आपके पास एक इस तरह एक फॉर्म आ गई, यानी आपने इसको इंटीग्रेट करके ये हासिल कर लिया। अब अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, जीरो प्लस वन क्या होता है, वन, तो यानी टी की पावर वन, जबकि जीरो प्लस वन नीचे भी वन आ गया, तो और नीचे वन नहीं लिखते हम इस तरह आमतौर पे, और पावर वन भी हम नहीं लिखते, तो यानी आपके पास टी आ गया। ठीक है, तो यानी ये वाली जो चीज़ है, आप कह लें कौन सी, ये वाली जो चीज़ है, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके ये आ गई, जो कि हमने यहाँ पे की। कैसे आई वो हमने डिटेल से देखा, इन इस पूरी की जगह मैं जस्ट टी लिख सकता हूँ, तो ये आपके पास टी लेम्टा पहले से मौजूद है, माइनस बाकी इक्वल टू, और साथ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ तक होने के बाद जस्ट ये नहीं होता, असल में जब हम इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक जो भी आंसर आता है उसके साथ हम कांस्टेंट भी लिखते हैं, यानी जैसे अब इसका इंटीग्रेट किया तो साथ ये आंसर आ गया, लेकिन साथ एक कांस्टेंट भी आता है। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, यानी अगर इधर आप देखो तो ये सॉल्व करने के बाद इधर एक कांस्टेंट आ गया जिसको चले मैं C1 कह देता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद इधर एक कांस्टेंट आ गया जिसको C2 कह देता हूँ। कांस्टेंट एक नंबर है, ठीक है, तो वो जब हम करते हैं तो आपके पास ये कांस्टेंट अगर इधर इसको प्लस है इधर जाके माइनस कर दूं, कांस्टेंट यानी कोई भी एक नंबर एक किस्म का आ जाता है, तो वो जब आएगा वो जाहिर है हम मैथ्स के अंदर देखते हैं कि वो क्यों आता है, यहाँ पर हम उसको ही नहीं देखेंगे उसकी डिटेल। अब ये C1 है, अगर मैं उसको इधर ले जाऊं तो ये C1 जो है उधर जाके माइनस ऑफ C1 हो जाएगा, तो कोई भी नंबर जैसे कि 5 माइनस 3 करूंगा तो वो आंसर आ जाएगा 2, तो 2 भी एक नंबर ही है, कोई कांस्टेंट ही है, तो बेसिकली दो कांस्टेंट भी यानी C2 माइनस C1 भी आपको एक कांस्टेंट देंगे, और वो कांस्टेंट हम जनरली यहाँ पे प्लस सी लिख लेते हैं, कैपिटल सी लिख लेते हैं, जो कि सारे कांस्टेंट को मिला के मैंने एक जस्ट वन एक दफ़ा कांस्टेंट लिख दिया है। वो यहाँ पर नहीं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ना, यहाँ पर आएगा वो कांस्टेंट, तो ये रहा। अब ये एक फॉर्म आ गई है, इसको अब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म आ गई है जिससे हम n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और n के लिए n की वैल्यू निकालेंगे और उसको मज़ीद देखेंगे। तो आज हमने हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, और इसका एक और तरीका जिससे हम कितनी अमाउंट रह गई है उसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, उसके ऊपर हमने बात की। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे।